आज कामिनी जी अपने कमरे में बैठी रो रही थी क्योंकि उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। और जब से वह अपने पति से दूर हुई थी तब से ना तो उन्हें भूख लगती थी और ना ही प्यास लगती थी। जब उन्हें भूख भी लगती तो बहू उन्हें ढंग से खाने को भी नहीं देती थी। उनके पति की मृत्यु हुई तब से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति बदल गया था। बहू, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आज तो खाने में कुछ अच्छा बनाना। हफ्ते भर से बुखार आ रहा है। दवाई खा खा कर मुंह का स्वाद खराब हो गया। किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा। ऐसा करो बहू, मेरे लिए एक कटोरी हलवा बना दो। हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। मना मत करना बहू, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे लिए हलवा बना दो। कामिनी जी की बात सुनकर बहू गैस का लाइटर उनकी तरफ फेंकते हुए कहती है, बड़ी आई हलवा खाने वाली, चुपचाप से बैठी रहे और जो खाने को मिल रहा है वह खा ले। वैसे ही 10 दिनों से परेशान करके रखा है। तबीयत खराब के नाम पर आराम कर रही है। बुढ़िया, तुम्हारे काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं। पूरे 2000 रुपये की दवाई लेकर आया था तुम्हारा बेटा, इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए और ऊपर से नई नई फरमाइश कर रही है। ओ बुढ़िया को हलवा खाना है, अभी तेरे मुंह का स्वाद बनाती हूँ। सब्जी की टोकरी में रखी हुई हरी मिर्च उठाकर बहू कामिनी जी के पास गई और तोड़कर मुंह में रख देती है और कहती है, ले खा, तेरे मुंह का स्वाद आ जाएगा। मिर्ची बहुत तीखी थी। कामिनी जी की आंखों में पानी आ गया। ज्योति हाथ पकड़कर कहती है, अब चल उठ, तेरी तबीयत भी ठीक है। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, जाकर उनको साफ कर दे। और आज कितनी तेज आंधी आई थी, पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया है। पूरे घर की सफाई भी कर देना। मुझे पार्लर फेशियल करवाने के लिए जाना है। तुझे तो पता है मेरे मायके में बहन की शादी है। अब मैं यह धूल मिट्टी का काम बिल्कुल नहीं करूँगी और ना ही बर्तन धुलूँगी। बर्तन धोने से मेरे हाथ के नाखून टूट गए हैं। आज मैं अपने हाथ पैरों का मैनीक्योर और पेडिक्योर करवा कर आऊँगी, तो घर के कोई काम नहीं करूँगी, तुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। कामिनी जी बहू के व्यवहार को देखकर घबरा गई और बेटे के पास गई, जो कि कमरे में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। देखो बेटा, बहू ने क्या किया, मुझे हरी मिर्च खिला दी। चिल्लाते हुए बेटा कहता है, ओहो माँ, दिखाई नहीं देता, मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ। किसी भी समय दंदनाती हुई कमरे में चली आती हो। मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है, अभी जाओ इस कमरे से। और तुम लोगों की तो यह चिकचिक अभी ख़त्म ही नहीं होती है, आपस में ही निपटो, मुझसे कुछ मत कहा करो। बेटा भी कामिनी जी को अपने कमरे से भगा देता है। कामिनी जी बेटे की बात सुनकर शांत हो गई, क्योंकि यह सब तो उनके लिए रोज़ की बात थी। यह तो वह अच्छी तरह से जानती थी कि कितनी मुश्किल से बेटे ने उनके लिए दवाई लाई थी। दवाइयों पर 2000 रुपये जिस दिन बेटे ने खर्च किए थे, उस दिन बहू ने घर में बहुत हंगामा किया था और कहा था कि यह 2000 रुपये तो मैं तुझसे वसूल के रहूँगी। कमरे में बैठा हुआ राजेश अपनी पत्नी और माँ की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। कई बार कामिनी जी ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन बेटा पत्नी की तरफदारी करते हुए अपनी माँ को ही हड़का देता था। माँ, तुम भी अपनी जीभ चटोरी को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। जब देखो तब कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करती हो, और वैसे भी अब तुम्हारा पेट तुम्हारे बस में नहीं रहता। अगर कुछ उल्टा सीधा खा लोगी तो हमें ही तुम्हारी दवाइयाँ करानी पड़ेंगी, इसलिए कम खाया करो और जितना तुम्हारी बहू देती है उतना ही खाया करो, और मुझे बार बार इसकी शिकायत करने मत आया करो। इसलिए अब कामिनी जी ने अपने बेटे से भी उम्मीद लगानी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर बहू ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है तो मजाल है बेटा उसकी बात को काट दे।
होना तो घर में वही है जो बहू चाहती है। बेटा तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। बहू जब हलवा के लिए मना कर देती है तो कामनी जी कहती है, बहू हलवा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया, पेट एकदम खाली है, कुछ तो खाने को दे दो। वैसे भी अभी 10 दिन से बीमार थी तो ठीक से नहीं खाया, शरीर में बड़ी कमजोरी लग रही है। हलवा ना सही कुछ तो नाश्ते में बनाया होगा, वही मुझे दे दो। बुढ़िया, कल के बासी चावल रखे हुए हैं, उन्हीं में नमक मिर्च मिलाकर खा ले। हम लोगों ने तो जलेबी और पकोड़े मंगाकर खा लिया था। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम कहाँ पचा पाती, इसलिए तुम्हारे लिए मंगाई ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि बुढ़ापा एक बचपन की तरह होता है, जहाँ तरह तरह की चीज़ें खाने का मन चलता है। वहीं आज हाल कामनी जी का भी है। आज जब वह बुखार से उठी तो उनके मुंह का स्वाद बनाने के लिए कभी लगता है कुछ चटपटा खा लो तो कभी लगता है कुछ मीठा बना लो, लेकिन बहू कुछ खाने को देती ही नहीं है। जलेबी और पकौड़े की बात सुनकर कामनी जी हिम्मत करके कहती हैं, क्या बहू एक भी पकौड़ा बचा नहीं? कुछ तो बचा होगा, पकौड़ा का एक टुकड़ा ही दे दो। बुढ़िया, एक भी पकौड़ा नहीं बचा है, और अगर बचा भी होता तो भी तुझे खाने को नहीं देती। अभी खा लेती, कल फिर बीमार हो जाती, फिर घर का काम कौन करेगा? तभी राजेश भी अपने कमरे से बाहर आ गया। ज्योति राजेश से कहती है, मुझे पार्लर जाना है, जरा 5,000 रुपये देना। क्या 5,000 देने पड़ेंगे? राजेश ने चौंकते हुए कहा। तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है राजेश, मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर और फेशियल भी करवाना है। इतने सारे पैसे तो पार्लर में लग जाएंगे, और फिर मेरी बहन की शादी है, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी। पार्लर के लिए तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। अरे नहीं डार्लिंग, मैं तो तुम्हें मना नहीं कर रहा, बस मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा लगता है, इसलिए कह रहा हूँ। राजेश फटाक से 5,000 रुपये निकालते हुए अपनी पत्नी को देकर कहता है, यह लो ज्योति, तुम्हें जो भी करवाना है करवा लो, बस शादी में तुम सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। ज्योति मुस्कुराते हुए हाथ में पैसे लेकर थोड़ी देर में पार्लर चली गई, और बेटा भी अपने ऑफिस के काम से निकल गया। जाने से पहले ज्योति अपनी सास कामनी जी को घर की साफ सफाई और काम करने का आदेश देकर गई थी। कामनी जी सबसे पहले तो रसोई में आती है, क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और देखती है कि कल के बासी चावल हैं। उनका उन चावल को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो बुखार की वजह से पहले ही स्वाद बिगड़ा हुआ है, ऊपर से खाली चावल देखकर उनकी भूख भाग गई। पहले तो सोचा मुझे कुछ खाना ही नहीं है, फिर अचानक से उनकी नज़र मूंग की दाल पर गई जो डिब्बे में रखी हुई थी। उन्होंने सोचा थोड़ी सी मूंग दाल से हलवा बना लें। आज पता नहीं आज मीठा खाने का इतना मन क्यों कर रहा है, और कुछ नहीं सही तो हलवा ही बना लूँगी, थोड़ा ही बनाऊंगी जिससे बहू नाराज़ ना हो। कामनी जी अपने लिए एक कटोरी हलवा बना लेती हैं। हलवा बहुत गर्म था, इसलिए वह कटोरी को ठंडा होने के लिए रख देती हैं। तब तक सोचती हैं मैं पूरे आंगन की सफाई कर लेती हूँ और घर के काम भी निपटा लूँगी। उसके बाद जब हलवा ठंडा हो जाएगा तब आराम से बैठकर खाऊंगी। मनपसंद हलवा बना लेने के बाद कामनी जी धीरे धीरे घर के काम करने लगी। सारे काम निपटाने के बाद कामनी जी अपना हलवा की कटोरी उठाकर कमरे में आकर बैठ गईं। लेकिन पता नहीं क्यों हलवा को देखकर उनके मन में ख्याल आया, और अब उनका मीठा खाने का मन नहीं हो रहा था। क्या मैं अपने ही घर में चोरी से हलवा बनाकर खा रही हूँ? आज मेरे यह दिन आ गए हैं कि मुझे अपनी ही रसोई में छुप कर हलवा बनाना पड़ा है। क्या मैं अपने घर में अपने मनपसंद की चीज़ भी नहीं खा सकती? मैंने बहू से कितने मन से कहा था मेरे लिए एक कटोरी हलवा बना दो,
तो कैसे चिल्लाते हुए उसने मुझे मना कर दिया। मेरी दवाइयों पर बेटे बहू ने मुझे कितनी बार सुनाया, लेकिन बहू आज 5,000 रुपये लेकर पार्लर में गई है तो बेटे ने खुशी से दे दिए। लेकिन एक बूढ़ी माँ की दवाइयाँ भी बेटे बहू को बोझ लगी थी, जबकि मैं तो घर में कितना काम करती हूँ। यही सोचते सोचते वह अपने अतीत में खो गई। आज मुझे अपने लिए चोरी से हलवा बनाना पड़ा, लेकिन एक समय ऐसा था जब इसी रसोई में कितने लोगों का खाना मैं बनाती थी। तरह तरह की चीज़ें बनाकर सभी को खिलाती थी। मेरे हाथ के बने हुए खाने की सभी तारीफ करते थे। अचानक से घर में अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो भी मेरे घर से बिना खाना खाए नहीं जाता था। सब मुझे अन्नपूर्णा का स्वरूप कहते थे। मुझे एक बेटा और 2 बेटियां थीं। मैंने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। धीरे धीरे मेरे तीनों बच्चे बड़े हो गए थे। बेटियों की शादी हो गई। बेटा भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करने लगा। जिस घर में मेरे पति का बिजनेस था उसी शहर में बेटा भी नौकरी करने लगा। राजेश की नौकरी लगने के बाद शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। हमने राजेश का एक अच्छी जगह रिश्ता पक्का भी कर लिया था, लेकिन राजेश ने यह कहकर उस रिश्ते को मना कर दिया कि वह इस शादी को नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी और लड़की को पसंद करता है। उसके ही ऑफिस में एक लड़की है ज्योति, जिसे वह पसंद करता है और उससे शादी करना है, और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। माँ, मैं शादी करूँगा तो उसी से ही करूँगा। और मेरे पति ने अपने बेटे को बहू समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार बेटे के आगे हम दोनों पति पत्नी हार गए। बाद में पता चला ज्योति तो मेरी बचपन की सहेली मोहिनी की बेटी है। तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरी सहेली की बेटी मेरे घर बहू बनकर आएगी। धूमधाम के साथ बेटे की शादी हो गई। घर में बहू आ गई। मैं तो फूली नहीं समा रही थी। इतने दिनों बाद घर में बहू आई है। इतने सालों बाद आज मैं सास बनी हूँ। मेरी 2 बेटियाँ ससुराल चली गईं, लेकिन एक बेटी को मैं ब्याह कर घर लाई हूँ। बहू को मैं बेटी बनाकर रखूंगी, कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद बहू ने खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है। मैंने बहू को 9 महीने तक उसकी पसंद की चीज़ें बना बना कर खिलाई। पूरे 9 महीने तक उसका ख्याल रखा। अगर आधी रात को भी बहू का कुछ खाने का मन होता तो मैं फटाफट से रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर अपनी बहू के लिए वह चीज़ बना देती। बेटे को भी खाने पीने का बहुत शौक था। मैं अपने बेटे बहू के पसंद का खाना बनाती थी। जब तक मेरे पति थे तब तक बेटे बहू का मेरे प्रति रवैया बहुत अच्छा था। बहू भी घर के कामों में मेरी मदद करती थी, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। मेरे पति भी अपना बिजनेस संभाल रहे थे। घर में किसी चीज़ की कमी न थी। बेटे बहू भी अपने आराम से रह रहे थे, लेकिन मेरे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। अचानक से मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। पति के जाने के बाद ही बेटे बहू का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा बदल गया जिसे देखकर मैं भी चौंक गई। 1 महीने के बाद ही बेटा कहता है, माँ, पिताजी का जो बिजनेस था उसको देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं दुकान बेचना चाहता हूँ। अब मैं नौकरी करूं या पिताजी का बिजनेस देखूं। मेरे से 2 चीज़ें नहीं संभाली जाती हैं और उनके बिजनेस के चक्कर में अपनी अच्छी खासी नौकरी नहीं छोड़ सकता। बेटा, अगर तुम बिजनेस नहीं संभाल सकते हो तो उस पर कोई 2 लड़के रख दो, वह काम करते रहेंगे। तुम बस घंटे 2 घंटे सुबह शाम जाकर देखते रहना और अपनी नौकरी करते रहना। मैंने बेटे को दुकान बेचने से मना किया तो बेटे बहू दोनों ही गुस्सा हो गए। गुस्से में ज्योति ने कहा, चुप कर बुढ़िया, घर में बैठे बैठे फालतू की बातें करती रहती है। अब यह घर तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा। एक कोने में बैठ जा। जितना घर में मनमर्जी करनी थी उतनी कर ली।
अब यह घर तेरा नहीं मेरा है, पूरा घर मेरे हिसाब से चलेगा। तेरा बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे पर कुछ ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। उस दिन बहू ने पहली बार जब मुझसे इस तरह से बात की थी तो मैं हैरान रह गई थी कि बहू मुझसे किस तरह से बात कर रही है। मैंने बेटे से भी कहा कि आज ज्योति को क्या हो गया, वह किस तरह से बात कर रही है मुझसे। मेरा इतना कहना था कि बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, तो इसमें ज्योति गलत क्या कह रही है माँ? अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और इस घर के मालिक हम दोनों हैं। तुम नहीं, एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ और घर के काम करती रहो। ज़्यादा घर में नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। उस दिन के बाद से घर में मेरी दुर्दशा शुरू हो गई। बेटे बहू ने अपनी चलानी शुरू कर दी और मुझे घर के एक कोने में डाल दिया। बहू मुझे घर के ज़्यादातर काम करवाती थी, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं कहता। घर में बेटे बहू बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाते तो चुपचाप से अपने कमरे में बैठकर खा लेते। मुझे खाने के लिए पूछते तक नहीं। जब डस्टबिन में उनके खाली डब्बे देखती तो पता चलता, अच्छा आज बहू ने बाहर से खाना मंगाया था। अगर मैं घर में अपनी पसंद का कुछ खाना बनाने के लिए कह दूं तो बहू ने रसोई पर पूरा कब्जा कर लिया था। मुझे अपनी पसंद का खाना भी नहीं बनाने देती थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि बहू बेटे ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। मेरी यह नहीं सुनते हैं। अगर कुछ कहती हूँ तो दोनों मुझसे झगड़ने लगते हैं, इसलिए अब कुछ भी कहना बंद कर दिया। पुरानी बातों को सोचकर कामनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी भूख प्यास सब मर गई। कई बार सोचा कि अपनी बेटियों को बहू बेटे के बारे में बताऊं, लेकिन बेटियों के ऊपर भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियां हैं। उन्हें मैं अपनी परेशानी नहीं देना चाहती थी, इसलिए कभी बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। कभी कभार जब बेटियां मेरे पास आईं तो और मैंने किसी से कुछ कहने की थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई तो बहू बेटे ने आंख दिखाकर मुझे मना कर दिया कि अगर तुमने अपनी बेटियों से हमारे बारे में कुछ कहा तो समझ लेना, रहना तो तुम्हें हमारे साथ है। बेटियों के जाने के बाद हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। बेटे बहू की धमकी की वजह से मैं कभी बेटियों से भी कुछ न कह पाई। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। कामनी जी साड़ी के पल्लू से जल्दी से आंखों के आंसू पोंछती हैं। ज्योति पार्लर से अपना सारा काम करवाने के बाद पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। बुढ़िया, तूने घर का सारा काम किया कि तब से खाने में ही लगी हुई है? बहू देख लो, मैंने सारा काम निपटा दिया है। तभी ज्योति की नज़र कामनी जी के आगे रखी हुई हलवे की कटोरी पर पड़ी, जिसे देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई। हलवा की कटोरी को आंगन में फेंक दिया। पूरा हलवा आंगन में फैल गया। कामनी जी के सर के बाल पकड़कर खींचती हुई कहती है, बुढ़िया, तुझे मैंने मना करके गई थी कि हलवा नहीं खाएगी, फिर तूने हलवा क्यों बनाया और मुझसे पूछे बिना चोरी छुपे घर में हलवा बनाया है। अब घर में रहकर चोरी भी करने लगी है तू, ऐसे नहीं मानेगी। देखो, तुम्हारी माँ घर में रहकर चोरी भी करने लगी है। ऐसे चोर लोगों को मैं घर में नहीं रख सकती हूँ। आज ही इस बुढ़िया को घर में नहीं निकाल दिया तो कहना, क्या माँ तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लोगों के पीठ पीछे हलवा बनाकर खाते हुए। सच में माँ बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी जीभ पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है। तुम्हारी जीभ चटोरी ने आज तुम्हारे चोरी भी करवा दी। कामनी जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हैं। बहू, मेरे बाल को छोड़ दो, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अब मैं हलवा नहीं खाऊंगी। तभी ज्योति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ते हैं, जिससे उसका सिर चकरा जाता है। पीछे पलट कर देखा तो उसकी माँ मोहिनी जी खड़ी हैं। ज्योति माँ को सामने खड़ा देखकर सकपका गई। माँ, तुम कब आई और तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तभी मोहिनी जी ज्योति के दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ लगाती हैं।
और कहती हैं, तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने थप्पड़ तुझे क्यों मारा है? तुझे तो अपनी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। क्या हाल कर दिया है मेरी बचपन की सहेली कामनी का, सूखकर कांटा हो गई हैं। मुझे तो लगा था कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजेश हड़बड़ाता हुआ कहता है, माँ तुम कब आई हो? ऐसे अचानक कैसे आ गई? मोहिनी जी नाराज होते हुए कहती हैं, तभी आई हूँ जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ के बाल पकड़कर खींचे और उसके आगे रखे हुए हलवे को आंगन में फेंक दिया था। मैंने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह का व्यवहार तुम दोनों अपनी माँ के साथ करते हो। राजेश तुम तो उसके बेटे हो, तुम्हें तो अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद भी तुम अपनी पत्नी का ही तरफदारी कर रहे हो। दूसरी तरफ कामनी जी एक कोने में बैठी बैठी रो रही हैं। मोहिनी जी अपनी समधन के पूरे कमरे में नज़र डालती हैं तो एक टूटी सी चारपाई पड़ी है, दूसरी तरफ पानी का घड़ा रखा है। दीवार में एक छोटी सी अलमारी है जिसमें उनके कुछ कपड़े पड़े हैं। इसके अलावा कमरे में एक पंखा भी नहीं लगा। कमरे की हालत देखकर मोहिनी जी को बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ मेरी सहेली और इसके पति का है। बेटे बहू ने अपने माता पिता की हर चीज़ अपने कब्जे में लेकर उसे नरक का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है, और अगर कभी कुछ खाने का मन हो तो बेटे बहू इस तरह का व्यवहार करते हैं। यह तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। भले ही मेरी बेटी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको सज़ा दिलवा कर रहूँगी। जो उसने अपनी सास के साथ किया है उसकी सज़ा तो मिलकर रहेगी। मोहिनी जी तुरंत पुलिस को फ़ोन लगा देती हैं। पुलिस का नाम सुनकर ज्योति गुस्साते हुए कहती है, क्या माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी ही बेटी को पुलिस के हवाले करने जा रही हो? निकल जाओ मेरे घर से, यह मेरे ससुराल का मामला है। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपस में निपट लेंगे। तुमसे किसने कहा था हमारी ससुराल में आने के लिए? ज्योति की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। अब वह अपनी माँ पर चिल्लाने लगी। ज्योति की बदतमीजियाँ देखकर मोहिनी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि इसका सबक तो ज्योति को सिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। मोहिनी जी उनको सारी बातें बताती है कि ज्योति अपनी सास के साथ मारपीट करती है, बाल पकड़कर खींच दिए, कितने सारे बाल उनके निकल गए हैं, खाने पीने के लिए भी तरसाती है। बेचारी की इतने दिनों से तबीयत खराब थी, ढंग से खाने पीने को बहू बेटे ने नहीं दिया। ऐसे बदतमीज़ बेटा बहू की असली जगह घर के बाहर होती है। उन्हें एहसास ही नहीं है कि माता पिता ने उनके लिए क्या किया है, कितना कुछ इन्होंने माता पिता का लिया है, चाहे वह ज़मीन हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो। लेकिन जब अपने करने की बारी आती है तो वह उन्हें कुदरत के हवाले छोड़ देते हैं। चाहे जियो या मरो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मोहिनी जी दोनों बेटियों को फ़ोन करके सब कुछ बता देती हैं। बेटियां जब घर आती हैं और अपनी माँ की इस तरह की हालत देखती हैं तो बहुत रोती हैं और कहती हैं, माँ तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया कि भैया भाभी आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन बेटियां और मोहिनी जी समझ जाती हैं कि उनके ऊपर बेटे बहू ने इतना कंट्रोल रखा हुआ था कि वह बेचारी किसी से कुछ कह ही नहीं पाती थी। डरा धमका के घर में रखते थे। ज्योति और राजेश के सामने ही मोहिनी जी बाजार से मूंग की दाल का हलवा मंगवाया और अपनी सहेली को बड़े प्यार से हलवा खिलाती हैं और अपनी सहेली कामिनी का हाथ पकड़कर कहती हैं, आओ समधन जी, यह घर भी तुम्हारा है, रसोई भी तुम्हारी है और आज इस घर में
इस रसोई में तुम जो भी बनाना चाहो बनाओ, यह सब कुछ तुम्हारा है। माँ की बात सुन के ज्योति भड़कते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है माँ की? यह सब कुछ माँ का है, जो कुछ माँ का है वह मेरा भी है और अब इन सब पर मेरा अधिकार है। तभी बेटियाँ गुस्सा करते हुए कहती हैं, भैया भाभी इस घर से जल्दी से निकल जाओ, तुम लोग इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकते हो। वैसे भी अभी पुलिस तुम दोनों को लेकर जाएगी, लेकिन उससे पहले इस घर को खाली करके जाना, क्योंकि यह घर मेरी माँ के नाम है और अब हम सब नहीं चाहते कि तुम माँ के साथ रहो। बहनों की बात सुनकर राजेश चिल्लाते हुए कहता है, अगर हम दोनों इस घर से निकल जाएंगे तो फिर माँ का ख्याल कौन रखेगा? कौन रहेगा बुढ़ापे में उनके साथ? कौन उनकी देखभाल करेगा? भैया तुम तो रहने ही दो, माँ का कितना ख्याल रखते हो यह तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, इसलिए माँ का ख्याल रखने का नाटक तो अब तुम बिल्कुल भी मत करो। हम इस घर को किराए पर चढ़ाकर 6 महीने के लिए दोनों बेटियां अपनी माँ को अपने साथ रखेंगी, लेकिन तुम्हारे पास अपनी माँ को अब हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। निकल जाओ मेरी माँ के घर से। पुलिस ज्योति को सास के साथ मारपीट करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते ज्योति अपनी माँ को धमकी देती है कि माँ तुमने यह अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूँगी। मोहिनी जी ज्योति से कहती हैं, जाओ ज्योति, तुम मुझे क्या देखोगी? आज से तुम्हारा ससुराल के साथ साथ मायके में भी आना बंद हो गया। अब मेरे घर आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी बेटी को अपने घर नहीं बुलाना चाहती जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती हो, अपने से बड़े का अपमान करती हो, उनके साथ दुर्व्यवहार करती हो। मैं ऐसी बेटी से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। ज्योति और राजेश को पुलिस पकड़ कर ले गई और उन्हें सज़ा मिली। जब जेल से बाहर आए तो कई बार वह अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ़ नहीं किया। तो दोस्तों, मोहिनी जी ने अपनी समधन के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।